अवंतिका को पति की सोच पर अफसोस हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी ऐसे सोच रखने वाले इंसान से सामना करना पड़ेगा। अवंतिका को लगा था कि उसका पति उसके मन मुताबिक रहेगा, उसकी हर बात मानेगा, चाहे वह सही हो या गलत बात हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इसी गुमान में वह जी रही थी, लेकिन इस एक घटना ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अवंतिका को तो लगा कि मानव उसकी हर जिद पूरी कर देगा, लेकिन इस बार उसने उल्टा जवाब देकर उसकी बोलती ही बंद कर दिया। लेकिन अवंतिका भी कहाँ कम थी, वह भी गुस्से में अपने मायके चली गई। अवंतिका को दुबई से आए हुए 15 दिन हो गए थे। शुरू के कुछ दिन अवंतिका को लग रहा था कि मानव उसे मनाने आएगा और उसके गुस्से को शांत कर देगा और उसके पीछे पीछे घूमेगा। मगर जब 15 दिन बाद भी मानव का ना कोई मैसेज आया और ना ही फ़ोन, तो अवंतिका का माथा ठनका। अवंतिका ने मानव को मैसेज किया, तुम्हें क्या मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? जवाब में मानव का मैसेज आया, अपनी मर्जी से गई हो, अपनी मर्जी से ही आना होगा। अवंतिका गुस्से में बिलबिला उठी। गुस्से में उसने मानव को फ़ोन लगाया, तुम तो कहते थे कि मेरे बिना तुम नहीं जी सकते हो। मैं 15 दिनों से अपने घर पर हूँ, मगर तुमने तो मुझे फ़ोन ही नहीं किया। तब मानव गुस्से में बोला, तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने पापा के घर आ गई थी। अगर तुम मुंबई के बजाय गाजियाबाद आती तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता था, मगर तुमने अपने घर की बात अब अपने मम्मी पापा के घर तक पहुंचा दी है। तुमने तो अपने 7 फेरों का जरा भी ध्यान नहीं रखा है। आज भी तुम्हारे लिए अपने घर का मतलब तुम्हारे मम्मी पापा का घर ही है। अवंतिका के अहंकार को ठेस पहुंच गई। उसने भी गुस्से में कह दिया कि ठीक है, ऐसी शादी से तो अच्छा है अलग हो जाना। मानव पहले ही अपनी नई नवेली पत्नी के नखरों से परेशान था, इसीलिए फ़ोन रखते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अवंतिका का मन कसेला हो उठा। मतलब मानव उन दोनों के बीच हुई हर छोटी बड़ी बात को अपने दिल से लगा कर रखता है। अवंतिका गुस्से में मानव को कॉल करने लगी, मगर मानव ने कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद अवंतिका ने गुस्से में मानव को ब्लॉक कर दिया था। अब मानव ना उसे मैसेज कर पाएगा और ना ही फ़ोन। उधर मानव को अवंतिका का यह बचपना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले दिन मानव ने अवंतिका को कितनी बार फ़ोन किया, मगर अवंतिका ने गुस्से में नहीं उठाया। मानव ने भी गुस्से में अवंतिका को ब्लॉक कर दिया। अवंतिका के मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आखिरकार अवंतिका के पापा ने मानव के पापा को फ़ोन लगाया, मगर मानव के पापा ने भी कहा, भाई साहब ऐसी बात ना फ़ोन पर नहीं होती है, आप एक बार गाजियाबाद आ जाएं, हम मिलकर बात कर सकते हैं। मगर अवंतिका ने अपने मम्मी पापा को जाने नहीं दिया, क्योंकि अवंतिका के अनुसार मानव के मम्मी पापा लड़के वाले के अहंकार होने के कारण उनसे बात नहीं करना चाहते हैं और उन्हें घर पर बुला रहे हैं। अवंतिका के पापा ने भी बिना सोचे समझे मानव के पापा को गुस्से में कह दिया कि मेरी बेटी तंग आकर ही यहाँ आई है, आपके परिवार को नहीं बल्कि आपके बेटे की इनकम को देखकर मैंने विवाह किया था। आपने क्या हमारी घर का लाइफस्टाइल नहीं दिखा था? आपको क्या लगता है कि आप बहू लेकर गए हैं या नौकरानी? अवंतिका के पापा की चुपती हुई बातें मानव के पिता को भी चुभ गई। फ़ोन रखने से पहले मानव के पिता बोले, हमने शादी आपका पैसा देखकर नहीं, आपके परिवार के संस्कार देखकर करी थी, मगर शायद आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। अवंतिका ने पूरी बात सुन ली थी, इसीलिए किलसते हुए अपने पापा से बोली, पापा मैं खुद हैंडल कर लेती, आपने तो बात को ख़राब कर दी है। अवंतिका की मम्मी सुलोचना बोली, अवंतिका मुझे या अपने पापा को दोष देना बंद करो। ना तुम खुद मानव से बात करती हो, ना ही हमें कुछ करने देती हो। तुम अपनी शादी से तंग होकर यहाँ आई थी, हमने नहीं बुलाया था। अवंतिका बोली, ठीक है, तो जैसे मानव कह रहा है मैं वापस चली जाती हूँ। अवंतिका अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। मानव न जाने क्यों
शुरू से ही उसके पापा दीनानाथ से खिंचा खिंचा रहता था। मानव को यह गलत फहमी रहती थी कि अवंतिका के परिवार को अपने पैसे और रुतबे का बहुत अहंकार है। इसीलिए कभी कभी अवंतिका को लगता कि मानव जानबूझकर उसे तंग करता रहता है। अवंतिका ने बस एक दिन कह दिया था, मानव, मैं अकेले घर का सारा काम नहीं कर पाती हूँ, तुम मेरी मदद कर दो या फिर एक हेल्पर लगा दो। मानव न जाने इस छोटी सी बात पर इतना क्यों उखड़ गया था। मानव रूखे स्वर में बोला, हमारे परिवार में आदमी घर का काम नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे बाप जितना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि विदेश में भी नौकर रख सकूँ। वैसे तुम पूरा दिन करती क्या हो? वर्क फ्रॉम होम में तुम अच्छे से सब संभाल सकती हो अगर थोड़ी कोशिश करो तो। तुम्हें नहीं पता कि औरतें अपने घर के लिए क्या क्या त्याग करती हैं। नहीं तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी पहली प्राथमिकता घर होनी चाहिए, ना कि नौकरी। बात बढ़ते बढ़ते बड़ी होती चली गई थी। अवंतिका को मानो की सोच पर अफसोस हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विदेश में रहने वाले युवक की ऐसी सोच हो सकती है। जब मानव टस से मस नहीं हुआ तो अवंतिका ने सोचा अगर वह अपने घर चली जाएगी तो शायद मानव को कुछ सोचने का समय मिल जाए। मगर बात इतनी अधिक बढ़ जाएगी, यह अवंतिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। उधर मानव को जब पता चला कि अवंतिका के मम्मी पापा ने आकर बात करने से इनकार कर दिया है तो उसे लगा कि अवंतिका को उसकी और अपने रिश्ते की कोई कदर नहीं है। गुस्से में मानव ने पत्नियों को लेकर कुछ उल्टी सीधी बात सोशल मीडिया पर डाल दी थी। अवंतिका ने यह सब जब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अवंतिका को लगा मानव ने उनके रिश्ते को सबके सामने बेआबरू कर दिया था। उसी रात अवंतिका की दोस्त सेजल का फ़ोन आया था। उसने बताया कि मानव अवंतिका के कॉलेज के दोस्त पुनीत को मैसेज कर रहा है कि क्या अवंतिका उसके कारण ही मानव को छोड़कर मुंबई आ गई है। अवंतिका को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में मानव को फ़ोन लगा दिया। तुम इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो? अपनी गलती मानने के बजाय तुम अपनी पत्नी पर ही कीचड़ उछाल रहे हो। मानव व्यंग करते हुए बोला, अच्छा तो पुनीत से तुम्हारा दर्द नहीं देखा गया, मुझे यहाँ अकेले छोड़ते हुए तो दर्द नहीं हुआ तुम्हें। अवंतिका का मन कसेला हो उठा। उसने निश्चय कर लिया था कि ऐसी छोटी सोच के इंसान के साथ वह रह नहीं पाएगी। अवंतिका को रह रहकर पुरानी बातें याद आ रही थी। क्या मानव का वह प्यार झूठा था? मानव के सीने पर सिर रखकर उसे कितनी गहरी नींद आती थी। मानव क्यों नहीं उससे बात कर सकता है? उधर मानव को भी लग रहा था कि अवंतिका ने अपने मम्मी पापा को बीच में लाकर उसके प्यार का अपमान किया है। मानव ने तो 10 दिन बाद के टिकट भी करा रखे थे, मगर अवंतिका के इस बचपने ने सब चौपट कर दिया था। मानव को लग रहा था कि अवंतिका उसे कॉल जरूर करेगी, मगर अवंतिका के बजाय उसके मम्मी पापा का फ़ोन देखकर मानव का पारा गर्म हो गया था। मानव ने फ़ोन उठाया और रूखे स्वर में कहा, आपको जो बात करनी है गाजियाबाद जाकर मेरे मम्मी पापा से कीजिए। अवंतिका के पापा ने मानव के पापा को फ़ोन लगाया, मगर मानव के पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उठाकर कहा कि मैं शादी में लखनऊ आया हूँ, जाकर बात करूँगा। अवंतिका गुस्से में बोली, पापा कितना इंतज़ार करेंगे, कल किसी अच्छे वकील से बात करते हैं। अवंतिका के पापा ने एक अच्छे वकील का पता भी कर लिया था। जब अवंतिका वकील कमलेश के दफ्तर पहुंची तो वे किसी फाइल में उलझे हुए थे। अवंतिका की सारी बात सुनने के बाद कमलेश की आंखों में चमक आ गया। मन ही मन कमलेश सोच रहा था कि बड़ी मुश्किल से एक मोटा आसामी हाथ आया है और करना भी कुछ खास नहीं है, बस इस गलत फहमी की चिंगारी में थोड़ा सा घी डालकर उसे लावा बनाना है। अवंतिका पूरी बात बताने के बाद बोली, वकील साहब, क्या मुझे एक बार मानव से बात करनी चाहिए? कमलेश बोले, अरे नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, न जाने उसके मन में क्या है। कमलेश अच्छे से जानती थी कि
अगर अवंतिका और मानव की आपस में बात हो गई तो बिगड़ती बात बन जाएगी, जो उसके लिए घाटे का सौदा साबित होता। वकील कमलेश ने अवंतिका और उसके परिवार को सलाह दी कि अवंतिका को गाजियाबाद जाकर अपने ससुराल में रहना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि अवंतिका के ससुराल वालों के मन में क्या है। तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा अधिकार है, जब तक चाहो तुम रहो। अवंतिका ने मानो को फ़ोन लगाया कि मैं गाजियाबाद में ही रहूँगी जब तक तुम बात करने इंडिया नहीं आते। तुमने मुझे क्या सोपिस समझा हुआ है? जब तक मन करेगा मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। उधर मानो को भी अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके कह दिया था कि अगर अवंतिका आए, वे लोग जब तक उसे घुसने ना दें, जब तक अवंतिका के मम्मी पापा आकर बातचीत नहीं कर लेते हैं। जब अवंतिका के पापा दीनानाथ ने मानव के पिता सुजीत कुमार को अवंतिका के गाजियाबाद जाने के लिए फ़ोन किया तो वे बोले, भाई साहब, अच्छा रहेगा अगर आप और अवंतिका की मम्मी अवंतिका के साथ आएं। मगर वकील के कहे अनुसार दीनानाथ बोले, मेरी बेटी मेरी बात मान नहीं रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? सुजीत कुमार गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए, आप एक बार तो आइए, मिल बैठ कर ही बात होती है। उधर अवंतिका के घर वालों का रुख देखकर सुजीत कुमार ने भी वकील से सलाह लेने की सोची। जब वे शाम के धुंधले में अपनी पत्नी के साथ वकील हितेश के ऑफिस पहुंचे तो हितेश उठने ही वाले थे। पूरी बात सुनने के बाद हितेश अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोले, ये लड़की वालों के पुराने पैंतरे हैं। अकेली लड़की को अंदर मत लेना, वह आप लोगों पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है और फिर लड़के वालों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मानो का परिवार वकील से सलाह लेने गया था, मगर हितेश से बात करने के बाद उन्हें लगा मानो अवंतिका को अगर वे अंदर घर के आने देंगे तो वह उन्हें अवश्य पुलिस केस में फंसा देगी। उधर अवंतिका के मम्मी पापा वकील कमलेश के कहे अनुसार अवंतिका के साथ गाजियाबाद तक जरूर आए, मगर वे 3 किलोमीटर पहले ही उतर गए थे। जब अवंतिका अपने ससुराल राजनगर पहुंची तो सांझ रात से मिलने को बेताब हो रही थी। अवंतिका ने बाहर वाले गेट की घंटी बजाई तो अवंतिका के ससुर सुजीत कुमार अंदर से ही बोले, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तुम्हारी मम्मी और सरोज आगरा गए हुए हैं। बेटा, आपके पापा से पहले भी कहा गया था कि वे आपको अकेले ना भेजें। अब अवंतिका गुस्से में बोली, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? तब सुजीत कुमार नरमी से बोले, बहू हो, मगर तुम्हारे और मानो के बढ़ते हुए मनमुटाव के कारण यही बेहतर होगा कि तुम्हारे घर का कोई बड़ा तुम्हारे साथ हो। बात अब अवंतिका के अहंकार पर आ गई। वह वहीं बैठ गई। धीरे धीरे पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे। कोई अवंतिका को नसीहतें दे रहा था तो कोई मानो के पापा को समझा रहा था। तभी ऑटो से मानो की मम्मी अनुपमा उतरी और अवंतिका के हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। तुम्हारे इन्हीं ड्रामों के कारण मानो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड जज अमरनाथ जी तमाशा देखकर वहीं आ गए और अनुपमा से बोले, यह क्या कह रही हैं आप? बहू को अंदर ले लीजिए ना। अनुपमा बोली, अरे भाई साहब, आपको नहीं पता अवंतिका बात बात पर मरने की धमकी देती है। अगर यह ऊपर से नीचे कूद गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम बस यही तो बोल रहे थे कि अपने मम्मी पापा के साथ आओ। अवंतिका ने जब अपनी सास की यह बात सुनी तो अवंतिका को ऐसा लगा मानो उसके और मानो के रिश्ते में कभी कुछ निजी था ही नहीं। अवंतिका की गुस्से में, प्यार में कही हुई हर बात मानो ने अपने मम्मी अनुपमा को बता रखी थी। अवंतिका को घर के बाहर खड़े हुए जब 3 घंटे हो गए तो वकील के कहे अनुसार अवंतिका ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस के 2 सिपाही तकरीबन आधे घंटे बाद तब आए जब अवंतिका के पापा ने उनकी थोड़ी जेब गर्म कर दी थी। काफ़ी बहस के पश्चात अवंतिका के लिए घर का दरवाज़ा खोलने के लिए सास अनुपमा तैयार हो गई, मगर इस शर्त पर
कि अगर अवंतिका के पापा यह मैसेज कर दे कि अवंतिका अपनी मर्जी से यहाँ आई है और उसकी हर अच्छी बुरी बात के लिए वे जिम्मेदार होंगे। पुलिस का सिपाही संदीप, जिसकी जेब में फिलहाल पैसों की गर्मी थी, हंसते हुए बोला, मैडम जी, आप क्या चाहती हो कि अपने हाथ से दीनानाथ जी खुद अपनी बेटी का खुदकुशी नोट लिख दें? दूसरा सिपाही सुबोध बोला, अवंतिका मैडम कुछ नहीं करेंगी, आप उनके कमरे का ताला खोलिए। तभी सुजीत कुमार बोले, अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं, अगर मम्मी पापा मुंबई नहीं आ सकते तो अवंतिका के चाचा राजेश दिल्ली से तो आ सकते हैं ना। बराबर में रहने वाली दहिया जी अवंतिका को समझा रहे थे, क्यों इतना तमाशा करना, भले घर की बहू बेटियां अपने ससुराल की इज्जत ऐसे नहीं उछालती हैं। अवंतिका बाहर ही बैठी हुई थी। अपने पापा और वकील के कहे अनुसार वह वीडियो बना रही थी। न जाने क्या सोचकर अवंतिका ने वह वीडियो मानव को भेज दिया था। अवंतिका को ऐसे बदहवास देखकर मानव का मन भर आया। मानव ने अपने पापा को कहा, पापा, अवंतिका को घर के अंदर ले लीजिए, मैं आता हूँ, फिर मिल बैठकर बात कर लेते हैं। मगर मानव की मम्मी इस बात पर नहीं मानी। रात के 1 बज रहे थे, तभी मानव का फ़ोन आया और वह अपनी बहन सरोज को कुछ समझाने लगा। सरोज ने अपने मम्मी अनुपमा को कहा कि मम्मी, मानव को अवंतिका को एक बार फिर से मौका देना है। मगर अनुपमा अड़ गई और बोली, हम अवंतिका को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी है इसने, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। मगर पुलिस के कहने सुनने पर अवंतिका को घर के अंदर ले लिया गया था। अवंतिका ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, पुरानी यादों ने उसे एकाएक घेर लिया था। हर कोने में मीठी यादें बसी हुई थीं। ड्रेसिंग टेबल पर अभी भी कांच की लाल चूड़ियाँ ऐसी ही बिखरी हुई थी। दुबई जाने से पहले जल्दी जल्दी में वह सब सामान को अंदर नहीं रख पाई थी। न जाने क्यों अवंतिका ने वे चूड़ियाँ हाथ में डाल ली और सिंदूर से अपनी मांग भर ली और फिर एकाएक जोर जोर से रोने लगी। कितने सतरंगी सपने बुनकर अवंतिका आई थी और यह क्या हो गया था। एक खूबसूरत रिश्ता पनपने से पहले गलतफहमी और अहंकार की भेंट चढ़ गया था। अब बचे खुचे रिश्ते की लाश को कानून और समाज के गिद्ध नोच नोच कर इतना विकृत कर रही हैं कि अवंतिका शादी के नाम से ही डरने लगी थी। अवंतिका जब रोते रोते थक गई तो उसकी आंख लग गई थी। सुबह 5 बजे राजेश चाचा ऊपर आए और बोले, अवंतिका, दीनानाथ भैया बोल रहे थे कि इनकी कार और अपने सारे जेवर लेकर ही आना। अवंतिका बोली, चाचा, क्या मैं यहाँ रह लूँ? मानव कह रहा है कि वह 2-3 दिन में आ जाएगा। मैं अपनी शादी को फिर से एक मौका देना चाहती हूँ। तब चाचा सोचते हुए बोले, तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे क्या? अवंतिका ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। मुझे अपनी शादी बचानी है। अवंतिका की मम्मी गुस्से में बोली, यहाँ पापा तुम्हारे कारण बीमार पड़े हुए हैं और तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। अवंतिका इससे पहले कुछ बोलती, फ़ोन काट दिया गया था। अब चाचा बोले, आज भैया भाभी तेरे साथ खड़े हैं। अगर तू यहाँ रुक गई तो फिर शायद तेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अवंतिका ने मानो को फ़ोन मिलाया, मगर वह असमंजस में था। उसे पता था कि उसकी मम्मी ने अवंतिका को पुलिस के कारण ही अंदर आने दिया है। मानव को लगा कि अवंतिका ने उसे लानत सलामत देने के लिए ही फ़ोन किया होगा, इसीलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। अवंतिका के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने मानव की बहन सरोज से कहा, मुझे मेरे गहने चाहिए या मुझे फिर से पुलिस के पास जाना पड़ेगा। सरोज ने यह बात रिकॉर्ड करके मानव को भेज दी थी। जब मानव को पता लगा कि अवंतिका अपने गहने मांग रही है तो मानव बोला, उसे गहने देकर रफा दफा करो। इस लालची लड़की के साथ मैं अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ। सरोज वीडियो बना रही थी जब अवंतिका ने अपने गहने ले लिए थे। पास पड़ोस के लोग भी वहीं गवाह के तौर पर खड़े हुए थे। अवंतिका ने गहने लेने के बाद अपने पापा को फ़ोन किया
तो दीनानाथ बोले, शाबाश, अब किसी बहाने से कार भी लेकर आओ। वकील साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा उस घर की हर चीज पर हक है। जैसे उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। अवंतिका थके स्वर में बोली, पापा बहुत हुआ, अपने गहने मैंने ले लिए हैं, अब और नहीं। तब तक राजेश चाचा भी आ गए थे। अवंतिका और उसके चाचा जब तक अपने दिल्ली वाले घर में पहुंचते, तब तक मैसेज और फ़ोनों की बरसात होने लगी थी। अवंतिका द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हो गया था। हर किसी को अवंतिका से हमदर्दी हो रही थी। सब लोगों को यही जानना था कि इतनी खूबसूरत परिकथा जैसी शादी का ऐसे दर्दनाक अंत कैसे हो गया था। एक दो बार अवंतिका ने फ़ोन उठाया, मगर वही बात दोहरा दोहरा कर जब वह थक गई तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब अवंतिका घर पहुंची तो उसकी चाची गायत्री बोली, अरे अवंतिका, क्या से क्या हो गया? भैया ने कितने शौक से तुम्हारी शादी करी थी और अब यह तमाशा। बताओ, तुम्हारी शक्ल कितनी बूझी बूझी सी हो गई है। वह वीडियो देखा तुम्हारी? बड़ा दुख हुआ। तभी राजेश गुस्से में बोला, लड़की को सांस भी लेने दोगी? गायत्री मुंह बिचकाते हुए बोली, किस किस का मुंह बंद करते फिरोगे? हाँ। अवंतिका बिना कुछ बोले अंदर चली गई थी। कमरा बंद करके अवंतिका फूट फूट कर रोने लगी। उसके रिश्ते की लाश सबके सामने बेपर्दा थी और समाज और कानून के गिद्धों ने उस रिश्ते में बचा खुचा प्यार भी सोख लिया था। चारों तरफ नफरत और संदेह के बादल घूम रहे थे और तबाही की सुनामी की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं। अवंतिका के सब्र का बांध टूट गया था और वह बेहोश सी कमरे के एक अंधेरे कोने में बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अवंतिका समाज के गिद्धों से अपने आप को बचाने के लिए सदा के लिए इस अंधकार में विलीन हो जाना चाहती है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आज तो मैं फिर गई। क्या करूं? हूँ तो मैं एक इंसान ही ना, रोबोट थोड़ी ही हूँ। आखिर गलती इंसानों से ही होती है। हुआ यूं कि आज अर्चना की आंख सुबह देर से खुली, जिसकी वजह से हर कामों में देरी हो गई और अंजाम यह हुआ कि यह आखिरी बस मेरी पकड़ से छूट गई। अब मजबूरन टैक्सी करनी पड़ेगी। लग गया 200 रुपये का झटका। बस छूटी और शुरू हो गया पति का लंबा लेक्चर। टीचर ही तो हो, फिर भी तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं बच्चों को क्या सिखाती हूँ। पिछले 5 सालों से यही सुन रही है वह। अर्चना 30 वर्ष की सुंदर युवती है। अपने करियर की शुरुआत उसने एक कंपनी में HR मैनेजर के पद से करी थी। वही कंपनी में उसकी मुलाकात अपने पति राजन से हुई, जो उस कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम संभालता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल गईं। राजन और अर्चना आंखों में ढेर सारी सपने संजोकर जीवन की राह पर चल पड़े। अर्चना घर दफ्तर का काम करते करते थक जाती। तब राजन ने ही एक मेड का बंदोबस्त कर दिया था। जिंदगी गुजर रही थी और धीरे धीरे दोनों अपनी गृहस्थी को जमाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी जिंदगी में एक फूल खिलने का आभास हुआ। डॉक्टर ने अर्चना को बेड रेस्ट करने को कहा, इसीलिए उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक प्यारी सी अनन्या आ गई थी उनके जीवन में, पर साथ ही बढ़ रही थी जिम्मेदारियाँ। अर्चना पिछले 2 सालों से घर पर थी। इसी बीच राजन ने बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट भी ले लिया था। उधर पापा भी रिटायर हो गए थे, तो उधर की तरफ से उसकी थोड़ी जवाबदेही हो गई थी, जैसे हर मध्य वर्ग के साथ होता है। उन्होंने भी कुछ खर्चों में कटौती करी और मेड को हटा दिया और अर्चना ने भी नौकरी के लिए हाथ पैर मारनी शुरू कर दिए। अर्चना ने बहुत कंपनियों में कोशिश करी, पर 2 साल का अंतराल एक खाई की तरह हो गया उसकी और नौकरी के बीच में। फिर उसने सोच विचार के बाद स्कूल में अप्लाई किया और जल्द ही एक स्कूल टीचर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। राजन यह सुनकर खुश था, क्योंकि वह समय से घर आ सकती है
और अपनी बेटी के साथ समय बिता सकती है। समस्या थी कि 1 वर्ष की अनन्या की उसे किसके भरोसे छोड़कर जाएं, समझ नहीं आ रहा था। अनन्या के नाना नानी और दादा दादी उसे अपने साथ रखने को तैयार थे, पर वहां आकर रहना नहीं चाहते थे। मेड के भरोसे पूरा दिन अनन्या को अर्चना छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर उन्हें पड़ोस में ही एक डे केयर मिल गया। हालांकि उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी, पर अपनी बच्ची की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। आज अर्चना को स्कूल जाना था। सुबह से ही अर्चना की रेल बन गई। नाश्ता और खाना बनाना, फिर घर की साफ सफाई और अनन्या का भी पूरा बैग तैयार करना था। जब वह अनन्या को डे केयर छोड़कर बाहर निकली तो उसका रोना ना सुन सकी और खुद ही कब सुबकने लगी उसे पता ही नहीं चला। पर अर्चना ने महसूस किया जितनी वह बेबस है उतनी ही बेबसी राजन की आंखों में भी है। स्टाफ रूम में उसका परिचय सबसे कराया गया। सब खिलखिला रहे थे, पर उसे सब कुछ नया और अलग लग रहा था। जब वह कंपनी में थी तो वहाँ पर आप कैसे भी व्यवहार कर सकते थे, पर स्कूल के अपने नियम कायदे थे और उन्हें सबसे पहले शिक्षक को ही अपने जीवन में उतारना होता है। कक्षा में पहुंचकर देखा सारे बच्चे शोर मचा रहे थे। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं। उसे महसूस हुआ वह क्लास में नहीं, एक सब्जी मंडी आ गई है। पास से ही प्रिंसिपल गुजर रही थी। शोर सुनकर उसकी कक्षा में आ गई। बच्चों को चुपचाप खड़े होकर एक कड़ी नज़र से देखा तो वह एकदम चुप होकर बैठ गए। पूरा दिन अर्चना का बस चिल्लाते ही बीता। 6 घंटे के स्कूल में उसे बस मुश्किल से 15 मिनट लंच ब्रेक के मिले। अर्चना को पहले दिन ही यह अनुमान लग गया कि यह इतना भी आसान नहीं है जितना वह समझती है। स्कूल बस में बैठकर पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। जब साथ वाली अध्यापिका ने उसे झंझोड़कर उठाया तो उसकी आंख खुली। डे केयर से अनन्या को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह पसीने से सराबोर थी और भूख से उसके प्राण निकल रहे थे। अनन्या को गोद में लिए उसने खाना खाया और लेट गई। शाम को वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा दोपहर के जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। उसने बर्तन मांजने शुरू ही किए थे कि अनन्या रोने लगी। हाथ का काम छोड़कर अर्चना ने उसका दूध गर्म किया। शाम की चाय उसे 7 बजे मिली। पहले जब वह नौकरी पर थी तो पूरे दिन की एक मेड रहती थी, पर क्योंकि इस बार वह बस टीचर ही है और दोपहर तक घर आ जाएगी, यह सोचकर उसने खुद ही राजन सिंह काम वाली को मना कर दिया था। वैसे भी अनन्या की डे केयर की फीस ही उनके बजट को गड़बड़ा रही थी। रात को बिस्तर पर लेटकर अर्चना को ऐसा लगा जैसे वह कोई जंग लड़कर आई हो। राजन ने रात में जब प्यार जताने की कोशिश करनी चाही तो उसने एक झटके से उसे हटा दिया। बोली, सुबह 4 बजे उठना है, प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ। राजन मुंह बनाकर बोला, क्या थक गई हो? ना तुम्हारे टारगेट होंगे ना ही कोई गोल। तुम्हें तो हर माह बस फ्री की तनख्वाह मिलेगी, टीचर ही तो हो। अर्चना के पास बहस का समय नहीं था, अतः वह मुंह फेर कर सो गई। अर्चना अगले दिन कक्षा में आई और पढ़ाने लगी। आधे से ज़्यादा बच्चे उसे ना सुनकर अपनी बातों में ही व्यस्त थे। एकदम उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़े होकर दोनों बच्चे फील्ड में चले गए और खेलने लगे। छुट्टी की घंटी बजी तो उसने बैग उठाया। तभी चपरासी आकर उसे सूचना दे गया कि उन्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। अर्चना भुनभुनाती हुई ऑफिस की लपकी लपकी। प्रिंसिपल ने उसे बैठाया और कहा, अर्चना, तुमने आज 2 बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। तुम्हें मालूम है वे पूरा दिन फील्ड में खेल रहे थे। एक बच्चे को चोट भी लग गई। कौन जिम्मेदार है इसका? अर्चना बोली, मैडम, आप उन बच्चों को नहीं जानती हैं कि वे कितने शैतान हैं। प्रिंसिपल ठंडे स्वर में बोली, अर्चना, बच्चे शैतान नहीं हैं, आप उनको संभाल नहीं पाती हैं। यह कोई ऑफिस नहीं है, आप टीचर हैं, बच्चों की रोल मॉडल। ऐसा व्यवहार स्कूल में मान्य नहीं है। प्रिंसिपल से बात करने के चक्कर में बस जा चुकी थी और वह बहुत देर तक प्रतीक्षा में खड़ी रही। जब 4 बजे
उसने डे केयर में प्रवेश किया तो उसकी संचालक ने व्यंग किया। आजकल टीचर को भी लगता है कि कंपनी जितना ही काम रहता है। अर्चना बिना बोले अनन्या को लेकर अपने घर चल पड़ी। वह जब शाम को उठी तो देखा अंधेरा घिर आया था। उसने रसोई में देखा जूठे बर्तनों का ढेर लगा था और राजन फ़ोन पर अपनी माँ से गप्पे मार रहा था। उसने चाय बनाई और लग गई काम पर। रात 10 बजे जब वह बेडरूम में घुसी तो थक कर चूर हो गई थी। सुनो, एक मेड रखनी ही होगी, मैं बहुत थक जाती हूँ। तब राजन बोला, अर्चना टीचर ही तो हो, करना क्या होता है तुम्हें। सुबह तो सब कामों में मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता रहता हूँ। पहले जब तुम कंपनी में थी तब बात अलग थी, रात हो जाती थी, अब तो सारा टाइम तुम्हारा है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कल उसे 4 बच्चों को एक कंपटीशन में लेकर जाना था। अर्चना इससे पहले कुछ और पूछती, मोबाइल बंद हो गया। बच्चों को लेकर जब वह प्रतियोगिता स्थल पर पहुंची तो पता चला कि उन्हें अभी 4 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी। उन 4 घंटों में अर्चना अपने विद्यार्थियों से बातें करने लगी और कब 4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। उसे महसूस हुआ ये बच्चे जैसे घर पर अपनी हर बात माता पिता से बांटते हैं वैसे ही स्कूल में अध्यापकों से बांटते हैं। पहली बार उसे लगा टीचर का कार्य बस पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। आज फिर घर पहुंचने में देर हो गई क्योंकि सब विद्यार्थियों को घर पहुंचा कर ही वह अपने घर पहुंच सकी। डे केयर पहुंचकर देखा अनन्या बुखार से तप रही थी। वह बिना खाए पिए उसे डॉक्टर के पास ले गई और राजन भी वहाँ ही आ गया। बस आज इतनी गनीमत थी कि राजन ने रात का खाना बना दिया। रात खाने पर राजन बोला, अर्चना तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। अर्चना ने स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि कल उसी के विषय की परीक्षा है तो कल तो उसे ज़रूर जाना पड़ेगा। परीक्षा के बाद भले ही चली जाए। सुबह पति का फूला मुंह छोड़कर वह स्कूल चली गई। परीक्षा समाप्त होते ही वह विद्यार्थियों की परीक्षा कॉपीज लेकर घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर देखा तो अनन्या सोई थी और सासू माँ आई थी। शायद राजन ने फ़ोन करके अपनी माँ से उसकी गाथा गाई होगी। उसे देखते ही सासू माँ बोली, बहू लगता है स्कूल की नौकरी तुम्हें अपनी अनन्या से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। देखा माँ ही गायब। अर्चना किस किस को समझाए और क्या समझाए जब वह खुद ही अभी सब समझ रही है। वह कैसे यह समझाएगी उसकी जिम्मेदारी अब बस अनन्या की तरफ ही नहीं अपने विद्यालय के हर एक बच्चे की तरफ है। उसका काम बस स्कूल तक सीमित नहीं है, वह 24 घंटे का काम है जिसकी कहीं कोई गणना नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अर्चना को लगा कि वह नौकरी छोड़कर अनन्या की ही देखभाल करे, पर हर माह कोई ना कोई मोटा खर्च आ ही जाता। अर्चना की नौकरी का 3/4 भाग तो घर के खर्च और डे केयर की फीस में ही खर्च हो जाता और 1/4 भाग से वह अपने कुछ शौक पूरे कर लेती। वही राजन का हाल और बेहाल था। उसकी तनख्वाह का 80% तो घर और कार की किस्त में ही निकल जाता और बाकी का 20% उन अनदेखे खर्चों के लिए जमा कर लेता जो कभी भी आ जाते थे। उसके सारे शौक तो न जाने कहाँ खो गए थे। अर्चना जाने अनजाने राजन को अपनी बड़ी बहन और बहनोई का उदाहरण देती रहती, जो हर वर्ष विदेश भ्रमण करते हैं और उनके पास खाने वाली से लेकर बच्चों की देखभाल के लिए भी आया है। उनके रिश्तों में प्यार की जगह अब चिड़चिड़ाहट ने ले ली थी। कभी कभी अर्चना की भाग दौड़ देखकर उसका मन भी भर जाता। ऐसा नहीं है राजन अर्चना को आराम नहीं देना चाहता था, पर क्या करे वह, कितनी भी कोशिश कर ले हर माह महंगाई बढ़ती ही जाती है। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए और अर्चना अपनी टीचर की भूमिका में अच्छी तरह ढल गई। जब कभी वह सुबह सुबह दौड़ लगाती अपनी बस की तरफ तो सोसाइटी में चलते फिरते लोग पूछ ही लेते, आप टीचर हैं क्या किसी स्कूल में? पर अब अर्चना मुस्कुरा कर बोलती, जी, तभी तो सुबह सवेरे का सूर्य देखने का मुझे समय ही नहीं मिलता। स्कूल अब स्कूल नहीं है उसका,
दूसरा घर हो गया है। उसकी अनन्या भी उसके साथ ही स्कूल जाती है और आती है। औरों की तरह उसे अनन्या की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रहती है। जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी उससे मिलने आते हैं तो वह गर्व से भर उठती है। वह टीचर ही तो है, जिंदगी से भरपूर, क्योंकि हर वर्ष नए विद्यार्थियों के साथ उसकी उम्र साल दर साल बढ़ती नहीं घटती जाती है। उधर राजन भी बहुत खुश था। अनन्या के जन्म के समय से ही उसकी प्रमोशन लगभग निश्चित थी, पर किसी न किसी कारण से वह टलती ही जा रही थी। आज उसके हाथ में प्रमोशन लेटर था, पूरे 20,000 की बढ़ोतरी और ऑफिस की तरफ से कार भी मिल गई। इधर अर्चना के साथ अनन्या के आने जाने से डे केयर का खर्चा भी बच रहा था। राजन ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार विवाह की वर्षगांठ पर वह और अर्चना गोवा जाएंगे। वह सब कुछ पता कर चुका था। पूरे 60,000 में पूरा पैकेज हो रहा था। राजन ने घर पहुंचकर ऐलान किया कि वे आज डिनर बाहर करेंगे और वह अर्चना को उनकी मनपसंद शॉपिंग भी कराना चाहता है। अर्चना आज बहुत दिनों बाद खिलखिला रही थी और अनन्या भी एकदम आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। अर्चना की वर्षों से एक प्योर शिफॉन साड़ी की तमन्ना थी। जब दुकानदार ने साड़ी दिखानी शुरू की तो अर्चना मूल्य सुनकर बोली, राजन कहीं और से ले लेते हैं। तब राजन ने अपना प्रमोशन लेटर दिखाया और बोला, इतना तो मैं अब कर सकता हूँ। डिनर के समय राजन अर्चना का हाथ पकड़कर बोला, अर्चना बस 1-2 साल की तपस्या और है, फिर मैं अपनी कंपनी में डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंच जाऊंगा। दोनों शायद आज काफ़ी समय बाद घोड़े बेचकर सोए थे। दोनों ने ही आज छुट्टी कर रखी थी। दोनों ही इन लम्हों को जी भर कर जीना चाहते थे। आज अर्चना राजन से कुछ और भी बात करना चाहती थी। वह अब अनन्या के लिए एक भाई या बहन लाना चाहती थी। इससे पहले कि वह राजन से इस बारे में बात करती, उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, जानता हूँ, पर इसके लिए प्यार भी जरूरी है। और फिर दोनों प्यार में सराबोर हो गए। 1 माह पश्चात अर्चना के हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव थी। वे बहुत खुश थे। उसने तय कर लिया था इस बार वे अपने बच्चे के साथ पूरा समय बिताएगी और जब दोनों ही बच्चे थोड़े समझदार हो जाएंगे तभी अपने काम के बारे में सोचेगी। राजन भी उसकी बात से सहमत था। अब राजन भी थोड़ा निश्चिंत हो गया था क्योंकि अब उसकी अगले वर्ष प्रमोशन तय थी। रविवार की ऐसी ही कुनकुनी दोपहरी में दोनों पक्षियों की तरह गुटरगू कर रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। उधर से राजन की माँ घबराई सी बोल रही थी, राजन के पिता को हार्ट अटैक आ गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। वहाँ पहुंचकर पता चला 10 लाख का पूरा खर्च है। राजन ने दफ्तर से अपनी तनख्वाह से एडवांस लिया। हिसाब लगाने पर उसे अनुमान हो गया था कि उसकी पूरी तनख्वाह बस अब इन किस्तों में ही निकल जाएगी, फिर से कुछ वर्षों तक। घर पहुंचकर जब उसने अर्चना को सारी बातों से अवगत कराया तो वह बोली, कोई बात नहीं राजन, मैं हूं ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हालांकि मन ही मन वह खुद भी परेशान थी, पर यह दोनों को ही समझ आ गया था कि यही जीवन है, फिर चाहे हंसकर गुजारो या रोकर, आपकी मर्जी है। देखते ही देखते अर्चना की डिलीवरी का समय आ गया। राजन अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल के गलियारे में चहलकदमी कर रहा था। अर्चना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। आधे घंटे पश्चात नर्स उनके बेटे को लेकर आई। उसे हाथों में लेकर राजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर से 3 माह पश्चात अर्चना अपने अथर्व को घर छोड़कर स्कूल जा रही है, पर आज वह घबरा नहीं रही है क्योंकि अब राजन के माँ और पापा उनके साथ ही रह रहे हैं। उधर अर्चना के माँ पापा ने बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख के लिए कुछ समय के लिए अपनी नौकरानी उनके घर भेज दी है। जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, पर मुश्किल भी नहीं थी। इस बार विवाह की वर्षगांठ पर राजन फिर से अर्चना को गोवा ले जाना चाहता था, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अर्चना का वह सपना पूरा कर पाएगा। रास्तों पर चलते हुए वे जीवन के इस सफ़र को शायद हंसते खिलखिलाते पूरा कर ही लेंगे।